आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट नूर मलिक। आज हम मौजूद हैं इस टाइम पे DHA फेज 13 के अफेक्टीज की जॉइंट इलेक्शन कमेटी और न्यू ऑर्गेनाइज कमेटी की मीटिंग में। आज हम यहां पे मौजूद अफेक्टीज से और इनके मैनेजमेंट से बात करेंगे कि उनके आगे क्या मुतालबात है, उनके आगे क्या कंसर्न है। और मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने आज अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और ये मीटिंग अटेंड करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। आप में से कुछ साथी लाहौर के बाहर से आए हैं, जो आए ज़रा हाथ बुलंद करेंगे पता चले। अभी कुछ साथी रास्ते में भी हैं, एक साहब पाकपतन से आ रहे हैं तो वो भी करीब पहुँच गए। तो लेकिन हम शुरू कर लेते हैं क्योंकि जो लोग आ गए हैं काफ़ी टाइम हो गया है। इसके साथ साथ मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा न्यू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रोए रवा खलील साहब का, जिनकी आवाज़ और मैसेज आप लोग सुनते रहते होंगे और आज उनकी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है। तो खलील साहब अगर थोड़ा सा बता दें तो आप इनकी आवाज़ सुनते रहें। और हम जॉइंट एक्शन कमेटी के ताहिर हमीद साहब, उनसे तो सभी मेरा ख्याल है वाकिफ होंगे, यहाँ मुदायरों में मुलाकात होती है, मीटिंग में मुलाकात होती है। हाँ जी, उनकी आवाज़ भी सबने सुनी है और ये ताहिर साहब हैं और अभी आएंगे, स्पीच भी करेंगे जी। तो ये दोनों हजरात ने काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड का ये काम करके और अपने मुश्तरका तौर पे ये एक जनरल बॉडी मीटिंग की है, क्योंकि आप में से काफ़ी साथी ये मशवरा दे रहे होते थे कि दो ग्रुप में हम काम क्यों कर रहे हैं। तो वो एक हिस्ट्री थी, वो एक ख़त्म हो गई, उसको पैचअप करने में थोड़ा टाइम लगा, कुछ बैकडोर चैनल इस्तेमाल हुए। तो अब माशाल्लाह हम फिर एक वेवलेंथ पे हैं। तो वो एक जो प्रॉब्लम वाला एरिया था वो भी ख़त्म हो गया है। तो अब हम आगे चलेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लग जाए घबराना नहीं है, मायूस है तो, लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि मायूस नहीं होना है अपने मामले में। और तीसरी पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो ये है, आपने पिछले दिनों में काफ़ी देखे होंगे कुछ मुजाहरे होते हैं जिसमें मेरे का वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वहाँ से मैं थोड़ा सा ज़रा अडॉप्ट करते हुए कि मेरा मसला मेरी जिम्मेदारी है, हमें ये एहसास करना है। तो हम ये तीन चीज़ें आज कोशिश करेंगे कि आप लोगों के ताउन के साथ इन तीन चीज़ों को हम कवर करें और आगे कैसे लेके चलना है। कुछ साथियों ने जिम्मेदारी ली कि वो कॉल करेंगे 25 से 30 लोगों को फी वॉलंटियर, और उनको ऐसे ऐसे रिएक्शन सुनने को मिले, आप कौन है, आपको क्यों हम जवाब दें। फिर भी उन्होंने तंदही के साथ कॉलें की, लोगों को राजी किया। तो कुछ लोग शायद इस वजह से आ रहे कि उनको कॉल आई थी रिमाइंडर की, ज़्यादातर आए होंगे ताहिर साहब का मैसेज ग्रुप में देखा हुआ है। तो इस तरह अगर जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो आज भी आपकी जो एंट्री का काम कर रहे हैं, ये भी अलॉटीज है, उनका भी वही प्लॉट है, तो वो भी सिर्फ खाली शिरकत कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, हमारे हेल्पिंग हैंड बने और अपना वक्त दिया, कॉलें की, आज सारे वोटिंग कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए तालियां हो जाए। इन्हीं साथियों में आप अंदाजा करेंगे 25 से 30 नंबर एक किसी ने कॉल किया। हमने 300 से ज्यादा कॉलें की हैं, 300 से ज्यादा लोगों को कॉल की। आपका बहुत शुक्रिया एक दफा फिर कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आप आए, इस पेन को समझा। और इसमें हमारे साथ हमारी मेहरबान एक है, मैं नाम अभी नहीं लेता लेकिन खवातीन पहचानती हैं उनको, खवातीन को भी कॉल करके और राजी किया। तो इसमें हमारे वॉलंटियर्स में, हमारे साथियों में खवातीन ने भी भरपूर शिरकत की है इस काम में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता और ताहिर हमीद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आके थोड़ी सी तफसीलात बताएं कि पिछले दिनों में क्या क्या चीजें हुई। कुछ आपको पता होंगी, कुछ अपडेट हो जाएगी और फिर उसके बाद अगले मुकर्रर आएंगे, वो अपना करेंगे। तो जैसे जैसे हम स्टेप आगे चलते जाएंगे वो ब्रीफ करते जाएंगे। तो ताहिर हमीद चौधरी के नाम से आपने मैसेज वगैरह सुने होंगे। तो हम एक टीम है जो इसको एक नीति काम समझ के सब काम कर रहे हैं। यानी उसमें हम अलाटी भी हैं, लेकिन हम अलाटी से बढ़ के सबके लिए हेल्पिंग हैंड बने हुए हैं। और इससे हट के मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि
मैं अक्सर आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि हम एक टीम है। ये नहीं कि हम अगर 7-8 लोग किसी भी यानी बॉडी के मेंबर हैं तो ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। तो आप सब लोग भी यकीनन इक्वली वो पेन महसूस करते हैं जो हम करते हैं। तो जब भी कभी इस तरह का प्रोग्राम बनता है तो उसमें पार्टिसिपेशन ज़रूरी हो जाती है, लेकिन आज पार्टिसिपेशन तो से ज़रा कम है। एनी हो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगी। अच्छा, हमारा ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हमारे केस का फैसला जो है वो 1119 को हुआ था, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद DHA ने जुड़ा और एडी को जवाब बनाकर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से अपील दायर कर दी, रीलोकेशन की, कि जी हमें ये 2 डिपार्टमेंट वहाँ पे सोसाइटी बनाने की परमिशन नहीं दे रहे। हालांकि अगर उनकी नीयत ठीक होती तो वो अपने प्रे में ये लिखने की बजाय कोर्ट को ये भी कह सकते थे कि आप इनको ऑर्डर दें कि जी ये हमें वहीं पे सोसाइटी बनाने की परमिशन दें और कोई हर्डल ना बने। लेकिन वैसे ही सारी नीयत वाज़ेह है और बहुत सारी चीज़ें हम ग्रुप पे खुल के कहते भी नहीं हैं, और ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं मुझे तो ये भी कह रहा था कि ना भी कहें, हमारा मुकाबला कह लें या जो अपोनेंट है वो काफ़ी पावरफुल है। बाकी चीज़ों को बताता हूँ कि केस की ऑलमोस्ट सब हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं अब तक हमने अटेंड की है। जस्टिस एजाजुल हसन का रवैया काफ़ी सख्त था दूसरी पार्टी के लिए। जब उन्होंने ये जवाब पेश किया तो उन्होंने LDA को भी, पंजाब गवर्नमेंट को और रुडा सबको बुलाया एक में, इस तरह से ये होने या करवाया। तो उन्होंने जब सबसे ये पूछा कि जी 1119 के डिसीजन पे अमल क्यों नहीं हुआ, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, अदरवाइज इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती थी। तो उनको शायद इसकी तवक्को नहीं थी कि कोई इस तरह से उन्हें डील करेंगे। बहरहाल एक और जज ब्रीफ साहब थे, तो उन्होंने भी अलाटीज के लिए बड़ा नरम रवैया रखा और सख्त क्वेश्चन इनसे होते रहे। तो काफ़ी में बाकायदा एजाजुल हसन ने डायरेक्टली कहा कि जी ना तो हम आपको टाइम बढ़ाने देंगे और ना ही जगह चेंज करने देंगे। अब मैं यहाँ पे दावत दूंगा खलील साहब को कि वो कुछ रोशनी डालें इन मामलात के हवाले से और अपडेट भी कर दें। सर आप तशरीफ लाएं। हम आपकी एक काज को फैसिलिटेट कर रहे हैं और यकीन कर लें हम पूरी सिंसेरिटी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ उस काज को डील कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से डेफिनेटली इत्तफाक करूंगा कि जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है शायद वो नहीं आ रहा, तो उस पर थोड़ा सा हम तरफ पीछे जाके देखते हैं कि अभी तक हमारी सक्सेस स्टोरी क्या है। और मैं टेबल पे भी यही बात कर रहा था कि सबसे बड़ी जो सक्सेस या माइलस्टोन है हमारी स्ट्रगल का, वो है 2019 का जस्टिस साकिब निसार का फैसला, जिस फैसले ने हमारा स्टेटस चेंज किया इफेक्टिव से अलॉटीज। आप DHA के अलॉटीज बने उस फैसले की वजह से। इसमें मैं एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज जरूर मैं ऐड करूंगा कि उस फैसले में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका पेज 13 जिसमें कि DHA ने एक शेड्यूल एग्री किया और अदालत ने अपने हुक्मनामा में वो शेड्यूल डाला कि 6 साल के अंदर ये प्लॉट डेवलप करके इन्होंने अलॉटीज को देने थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत DHA को 1.5 बिलियन की अमाउंट जो कि क्यानी से रिकवर हुई, वो अमाउंट उनको दी गई थी ताकि आप एक्विजिशन ऑफ लैंड मुकम्मल कर सकें। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना जरूरी है कि DHA ने बाकायदा एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग फाइल की कोर्ट के अंदर, और वो कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है कि जी मैं कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करूंगा।
यहाँ तक तो 2019 की जो भी कारकर्दगी है वो DHA ने 18 महीने में एक्विजिशन ऑफ लैंड मुकम्मल करनी थी, उन्होंने मुकम्मल नहीं की। तो लीगली स्पीकिंग तो उनको चाहिए था कि वो कोर्ट के पास जाते, वहां जिम्नीफाई करते और उनसे ये कहते कि जनाब आपके ऑर्डर की इन वजूहात की बिना पे हम कंप्लाइंस नहीं कर सके, या तो आप इसको एक्सटेंड कर दें और या हमें कोई ऑप्शन दे दें। उन्होंने नहीं किया। 2 साल के बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की इन द कोर्ट जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी हमें ये प्रोजेक्ट रीलोकेट करने की इजाजत दी जाए। और वो जो रीलोकेशन थी, आप यकीन करें, उसमें उन्होंने कोई चीज डिस्क्लोज नहीं की कि किस जगह पे रीलोकेट होगा। सिंपल उन्होंने ये कहा एडजेसेंट टू एग्जिस्टिंग फेजेस, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस फेज के पास या किस जगह पे। फिर उनकी मैं ये कहूँगा कि डिसऑनेस्टी तो इस बात से जाहिर है कि उनसे जब ये सवाल किया गया कि जनाब क्या वहाँ आपने ज़मीन एक्वायर कर ली है, ज़मीन आपके पास अवेलेबल है, तो हमें इनफॉर्मली ये जवाब मिला कि जी ज़मीन तो हमने एक्वायर करनी है। तो भाई अगर ज़मीन आपने एक्वायर करनी है तो 5 साल 4 साल आपने यहाँ लगा दिए हैं, 5 साल 4 साल वहाँ आप ज़मीन एक्वायर करेंगे, तो उसके बाद डेवलपमेंट कब होगी और प्लॉट्स कब डिलीवर होंगे। बहरहाल इस वक्त जो मैं 3 स्टेटस की बात करूंगा। एक स्टेटस है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस ये है कि उस डेट के बाद जिसमें कि उन्होंने सीट एनवेलप फाइल किया कोर्ट में, हमें किसी भी डेट के ऊपर प्रोसीडिंग नहीं मिल सकती। आप यकीन करें, हम लोग यहाँ से सुबह के 2 बजे हम यहाँ से निकलते थे, 8 बजे वहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँचते थे, वहाँ लाइन में लगते थे और उसके बाद अपनी क्लियरेंस करवा के आगे जाते थे। वहाँ वो सेल फोन और शनाख्ती कार्ड वो सब कुछ ले लेते थे और हम अदालत में जाते थे। 9 बजे से लेके 2 बजे तक हम बैठते हैं वहाँ, और 2 बजे हमें कहा जाता है कि सॉरी आप अदालत का वक्त खत्म हो गया, आपकी बारी नहीं आई। ये भी सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके साथ हमने अर्ली हियरिंग की पिटीशंस डाली। वो अर्ली हियरिंग की पिटीशंस उसी फाइल का हिस्सा बन के अलमारी में चली गई, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इस जनरल बॉडी मीटिंग का की ऑब्जेक्टिव जो है वो है यही कि जब ये सूरत हाल है और ग्राउंड रियलिटी ये है कि बावजूद हमारी तमाम कोशिशों के, हाँ मैं इनफॉर्मल कोशिशों की भी थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करूंगा। इनफॉर्मल में आप यकीन करें हमने ये भी कोशिश की कि किसी तरीके से किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच किया जाए और उनसे रिक्वेस्ट करके ये केस लगवाया जाए। हमने ये भी कोशिश की और सीरियसली कोशिश की कि हम किसी चैनल के थ्रू अप्रोच करके इनफॉर्मल ये डेट लगवा लें। उसमें भी हमें कामयाबी नहीं हुई। हमने ये भी कोशिश की कि हम प्रेस क्लब में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कोशिश जरूर की, लेकिन अभी तक उसका अमली जामा हम नहीं पहना सके, वन रीजन आर दी अदर। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप अगर ये समझें कि हमारी कोशिशें रंग नहीं ला रही तो हक बजाने पे आप बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि हम लोग नेक नीति के साथ और ऑनेस्टी के साथ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं ये कहूँगा, एक चीज मैं और जो शेयर करूंगा वो ये, देखिए हमारे ग्रुप में बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं, लॉयर्स मौजूद हैं, बहुत सारे जीनियस लोग मौजूद हैं। मेरी गुजारिश है उनसे और हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार वो हमें मशवरा तो दे सकते हैं कि जनाब ये सूरत हाल है, हर तरफ से बंद गली है, तो इस बंद गली में आपको क्या करना चाहिए, ये तो मशवरा दे सकते हैं ना। हम उनसे कोई माली इमदाद या दूसरी बातें नहीं कर रहे, लेकिन ये मशवरा तो हमें दे सकते हैं।